देखो तो जिसमें लास्ट आंसर π/4 या 45 डिग्री आया था क्या? सही है ना? चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ a minus b, if magnitude of vector a minus vector b is a plus b whole square, is a plus b whole square. If magnitude of a minus b is a plus b whole square, then the angle between a and b, then angle between a and b is, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, मैं एंगल लिखता हूँ π/2 और बाकी एंगल से 3π/2 5π/2 3π/2 5π/2 एंड पाई रेडियन में दिए सारे ये। चलो आपको थोड़ा समय दे दूँ, जब के बाद दो साइड का स्क्वेयरिंग कर लेंगे तो आ तो जाना चाहिए। उतना ही आ रहा क्या अभी भी? π/2 आ रहा? देखता है तो मैं भी सॉल्व करके देखो। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, यानी ये ऐसा ऐसा बराबर है ना, ये मैग्नीट्यूड ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, एंड दैट्स इक्वल टू क्या बोल रहे हैं? ए प्लस बी बोल रहे हैं, दैट्स इक्वल टू ए प्लस बी बोलते हैं। अब इसका आपको फार्मूला बोलो ए माइनस बी का, ए प्लस बी नहीं, यस, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। सही है ना? माइनस आता नहीं यहाँ पे, ओके। और इधर क्या है? ये a प्लस बी है। अच्छा भैया, अब इसको स्क्वेयरिंग करेंगे तो इसका स्क्वेयरिंग हो जाएगा, तो इसका स्क्वेयरिंग बोथ साइड अगर मैं करता हूँ स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, तो इस इक्वल टू क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इधर का स्क्वायर रूट हटा दिया, उधर स्क्वायर लग गया। चलो आगे सॉल्व करता हूँ फिर उसको। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, स्क्वायर रूट हट गया इसका, इधर का होल स्क्वायर करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, ऐसा आएगा। तो चलो सॉल्व करो अभी। अभी क्या होगा? ओके, और अब क्या बचा? माइनस ट्वाइस ए बी माइनस क्या बचा? ट्वाइस ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू, इधर क्या बचा? ट्वाइस ए बी, मतलब इधर ये डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब ये आपका तो ए बी टू कट जाएगा, यानी क्या आएगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू -1, ठीक है, 2ab अपॉन -2ab, यानी क्या आएगा? -1 आएगा। अब बताओ थीटा कितना? यस, सो कॉस थीटा की वैल्यू -1 कब आती है? जब थीटा की वैल्यू क्या रहती है? 180 डिग्री, यानी पाई रेडियन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉस 180 मतलब होता है -1, मतलब तुम्हारा थीटा का आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 180 डिग्री, मतलब पाई रेडियन। कॉस 180 यानी पाई होता है, बराबर है? मतलब थीटा कितना आया तुम्हारा? पाई आया, मतलब ये डी तुम्हारा आंसर है। अब बताओ बेटा सुदीक्षा, कहाँ पे गलत हो गया था? π/2 क्यों आ रहा था? आई थिंक तुमने ये 2 1/2 कुछ लिखने में आ गया था क्या? हाँ, ये 2 नीचे वगैरह पकड़ लिया होगा तो 2 कैंसिल हो गया, 1 आया, माइनस फिजिक्स। ये सब तो आप आसानी से निपट लोगे फिर बाद में, कुछ दिन के बाद। अभी आदत होने तक थोड़ा सा आपको लगेगा टाइम, कैसे किया, क्या किया। अभी समझ में आ गया? अभी दोबारा ये प्रॉब्लम आया तो भूलोगे क्या? नहीं ना? ठीक है, चलो करो। एग्जामिनेशन में आ चुका है, बढ़िया क्वेश्चन देता हूँ। लिखो, एग्जाम्पल लिखो। x and y component of A, मतलब वेक्टर A, are 4 मीटर and 6 मीटर, 4 मीटर and 6 मीटर। xy component of A are 4 मीटर and 6 मीटर, and x and y component of वेक्टर a प्लस वेक्टर b, वेक्टर a प्लस वेक्टर b है ना? हाँ, वेक्टर a प्लस वेक्टर b आर 9 मीटर एंड 10 मीटर, आर 9 मीटर एंड 10 मीटर एंड 9 मीटर करो बेटा, 10 मीटर एंड 9 मीटर, उल्टा 10 मीटर एंड 9 मीटर, यस ऐसे ही है। कैलकुलेट
the length of B and its direction with respect to x axis, with respect to x axis. एंगल का थीटा निकालना आपको आता है, थीटा इज इक्वल अपोजिट अपॉन एडजेसेंट करके थीटा निकाल सकते हो, tan थीटा इज इक्वल टू, अगर नहीं समझा तो मैं करके दिखाता हूं मैं क्या क्या बोल रहा हूं। सुनो, सबसे पहले तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, एक्स वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए कितने 4 and 6, मतलब मैं वेक्टर ए को 4i, क्योंकि ये x कंपोनेंट और तुम्हारा ये y कंपोनेंट, तो आप इसको 6j ऐसा लिख सकते हो। उसके बाद ये तो हो गया a के लिए, अब a प्लस बी वाला वेक्टर है, उसके भी दो कंपोनेंट है 10 and 9 अलॉन्ग x एक्सिस एंड y एक्सिस, मतलब मैं इसको a प्लस बी को देखो ऐसा लिखता हूँ, a प्लस के लोग मैं 10i प्लस 9j कैप, हो गया। अब मुझे क्या बोला, फाइंड द लेंथ ऑफ द बी, यानी मुझे वेक्टर बी निकालना है, लेंथ निकालना है, यानी उसका क्या, यस वेरी गुड, मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर की लेंथ निकालना है, उसकी वैल्यू है ना मैग्नीट्यूड, वो तो बाद में अपन कर ही लेंगे, अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर, याद है ना, हाँ अंडर मैग्नीट्यूड निकालना आता है ना सबको, वो तो बाद में करेंगे, पर पहले a प्लस बी भी तैयार है, a भी तैयार है, मतलब इसमें से अगर मैं ये माइनस करूँ तो b बच जाएगा। सो मैं करता हूँ यहाँ पे नाउ यहाँ पे लिखता हूँ नाउ वेक्टर a प्लस बी में से वेक्टर ए को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 10i कैप प्लस 9j कैप, इसमें से माइनस करूंगा मैं भैया ये 4i कैप प्लस 6j कैप, माइनस करेंगे, सो ये a माइनस ए यानी वेक्टर बी का तुम्हारा आंसर आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, a 10i माइनस 4i 6i एंड 9j माइनस 6j मतलब 3j, ये आ गया तुम्हारा वेक्टर बी, ये आ गया वेक्टर बी। अब बोलते इसका मैग्नीट्यूड निकालो, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो करो मैग्नीट्यूड, इसका मॉड निकालो, मॉड निकालना आपको आता है, बोलो 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, चलो 45 रूट में लिखा तो भी चलेगा, 9 5 45 भी होता है तो 3 रूट 5 भी आ सकता है ना, इसको चाहिए तो कोई ऐसा भी लिखे 9 5 45 मतलब 3 रूट 5 मीटर, मीटर क्यों, क्योंकि सब कुछ मीटर में चल रहा था, ये मीटर में, ये मीटर में, ये मीटर में, ये मीटर में, तो ये भी मीटर में। लेंथ निकालने को बोली थी वेक्टर बी की, वेक्टर बी की लेंथ निकालने को बोली थी तो मीटर में आएंगी। क्लियर है क्या यहाँ तक बेटा, एकदम क्लियर है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है रिपीट करना है बोल दो, अनुश्री क्लियर है, प्रणीता समझ में आया बेटा यहाँ तक, ओके चलो एक चांस और दूंगा, एक मौका ये क्वेश्चन का, इसका, आयुष इतना क्लियर है, ये वाला सोच के बताओ क्या इसका आंसर क्या लिखो। अब वेक्टर बी मिल गया ना, तो बस तो वेक्टर बी तैयार करो ना, अभी देखो एक्स वाई एक्सिस खींचो ऐसी, पूरा प्रैक्टिकली वर्क करना सिखाऊंगा मैं तुम्हें, टेंशन मत लेना। अब ये वेक्टर है, इसका मतलब एग्जैक्टली होता क्या है, तो देखो क्या होता है, अब ये 6i प्लस 3j है तो ये 6i यानी एक्स एक्सिस पे कितना 6 चले अपने 1 2 3 4 5 6, वाई एक्सिस पे कितना जाना है 3, चलो वाई एक्सिस पे 1 2 3 यहाँ तक, इसका आधा ही होगा ना, इसका आधा 3 होगा, 6 ये 6 है तो ये 3 है, तो मतलब मेरा ये वेक्टर यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन होगा ऐसा, ये हो गया मेरा ये 6i और ये 3, मतलब ये हो गया मेरा वेक्टर b, समझ ना, 6i प्लस 3j, समझ लेना एक्स वाई एक्सिस पे वेक्टर को ड्रॉ कैसा करते हैं देख देख के, 6i प्लस 3j, एक्स एक्सिस पे 6, वाई एक्सिस पे 3 आ गया, तो ये हो गया तुम्हारा वेक्टर b 6i प्लस 3j, तो ये हो गया आपका वेक्टर, इसको मैं दूसरे इंक से निकालूंगा, ये हो गया तुम्हारा वेक्टर b। अब क्या बोला क्वेश्चन में, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स एक्सिस के साथ वेक्टर बी की डायरेक्शन है, वेक्टर बी इस एक्स एक्सिस के साथ, इस एक्स एक्सिस के साथ जो है कितना एंगल बनाएगा, डायरेक्शन है ना एंगल उसका, मतलब ये या ऐसा है एक्स एक्सिस के साथ कि एक्स एक्सिस के साथ ऐसा है कि एक्स एक्सिस के साथ ऐसा है कि ऐसा है कि ऐसा है, मतलब कितने एंगल पर है, मतलब वो एंगल मतलब उसकी डायरेक्शन। सो एंगल मतलब उसकी डायरेक्शन, ये एंगल मतलब डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब एंगल। ये थीटा निकालना है। अभी आप ही बताओ यार थीटा कैसे निकालते ट्रायंगल में का, थीटा निकालना है तो। अच्छा ये 6 है, ये 3 है, ये 6 मीटर है, ये 3 मीटर है, बोले कितना मीटर है? अरे अभी तो निकाला था यार, ये उसी का पाइथागोरस थ्योरम ही है ना, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हाइपोटेन्यूस ही तो उसकी लेंथ है ना, मतलब चाहिए तुम्हें यहाँ पर 9 कितना आया था बड़ा, 3√5 मीटर लिख सकता हूँ, मुझे लिखना है तो ये। अब इतने 3 साइड मिल गए ट्रायंगल में, तुम्हारी जो मर्जी वो करो, साइन थीटा से निकालो थीटा, या कॉस थीटा से निकालो, या टैन थीटा से निकालो, तुम्हारी जो मर्जी उससे करो। तो चलो मैं कैसे निकालो बोलो, मैं साइन थीटा से निकाल दो, चलेगा? साइन थीटा मतलब थीटा का साइन अपोजिट अपॉन, मतलब 3/3√5 अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी साइन थीटा मालूम है आपको। सो साइन थीटा इज इक्वल टू 3 कैंसल 1/√5, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, सही है ना, साइन इनवर्स लिखते हैं ना थीटा को, तो अब क्या आएगा इसमें 1/√5, तो ये हो गया तुम्हारा थीटा। ये थीटा है ना एक्स एक्सिस के साथ उसका एंगल, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। या किसी को लगता है कि नहीं सर मुझे ना कॉस थीटा से करना है, तो कॉस थीटा से करो यार। कॉस थीटा से अगर मैं करता हूँ, ये लिखकर हो गया इतना, ओके। मैं कहाँ पे करूँ, चलो यहाँ पे लिखता हूँ, देखो कॉस थीटा से करो, सब कुछ लिखते आना चाहिए। कॉस थीटा ने क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो मैं करूँगा 6/3√5, दिस अपॉन दिस करूँगा, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, अब ये 3 2 जा तो 2/√5 हो जाएगा यार। और देखो, नहीं कोई बोलता कि नहीं सर मुझे ना टैन थीटा ज़्यादा अच्छे से क्लिक हो गया था एग्जाम में, टैन थीटा स्ट्राइक हुआ, तो मैं टैन थीटा से करूंगा तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, टैन थीटा पता है सबको, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो 3/6 होगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 होगा, 1/2 होगा। क्या सारे के आंसर सारे में आंसर सही है? सारे सही है। हो सकता है ऑप्शन में, एग्जामिनेशन में, ऑप्शन ABCD में हो सकता है, एग्जामिनेशन में थीटा इज इक्वल टू, सॉरी इसमें क्या लिखना पड़ेगा, ये आंसर है मेरा एक, ये मेरा कॉस थीटा के लिए हिसाब से ये आया और साइन थीटा की, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बट आपके मर्जी से थोड़ी ना चलेगा। एग्जामिनेशन में ABCD ऑप्शन में जो होगा वो आपको करना पड़ेगा। अगर ABCD ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें अगर साइन इनवर्स वाला आपने निकाला, लेकिन उन्होंने साइन इनवर्स वाला एक भी आंसर नहीं दिया है, हो सकता है उनके कॉस और टैन वाले होंगे, तो ये तुम्हारा सही भी होके कोई काम का नहीं है, तो तुम्हें वो ऑप्शन देख के भी स्ट्राइक होना चाहिए। अरे यार यहाँ पे तो सारे आंसर काय में, टैन में है, सारे आंसर टैन में, टैन इनवर्स ऑफ 1/3, टैन इनवर्स ऑफ 1/2, टैन इनवर्स ऑफ 2/1, तो फिर तुम्हारा दिमाग ने काम करना चाहिए कि मुझे टैन के फॉर्म में निकालना है। तो मैं साइन कॉस करते रहूंगा तो कोई काम का नहीं है, मुझे टैन के फॉर्म में निकालना है, तो मैंने टैन थीटा इज इक्वल टू 3/6 लेना चाहिए, सो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट लेना चाहिए, तो 1/2 आएगा। सारे आंसर अगर कॉस के फॉर्म में होंगे, हो सकता है एक साइन में, एक कॉस में, एक टैन में, कुछ भी हो सकता। तो करेक्ट आंसर तक पहुंचने के लिए तुम्हें साइन थीटा का भी फॉर्मूला लिखते आना चाहिए, कॉस थीटा का भी लिखते आना चाहिए, टैन थीटा का भी लिखते आना, और ये सारे आंसर देखो आपस में कितने सही है, परफेक्टली फिट है। देखो सुनो 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 सुनो, टैन थीटा का आंसर कितना है, 3/6 आया ना, टैन थीटा का तो टैन इनवर्स ऑफ 1/2 आया, टैन थीटा का 1/2 आया, 3/6 है ना। आपको पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किया तो क्या आता, तो करके देखो भैया, करके देखो, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, वो ये वाली 1/, चलो भैया लिख देता हूं मैं 1/√5, और कॉस थीटा की 2/√5, यानी √5 बराबर है, यानी टैन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना, टैन थीटा और इस क्या बचा, सही है यार, सही है। और मुझे बहुत सारी चीजें मालूम है, मुझे करके देखना ये तो। अच्छा ये आइडेंटिटी कितने लोगों को पता है, बोलो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देखो तो करके आता है क्या, देखो तो करके, साइन स्क्वायर थीटा करके तो कितना आएगा, साइन थीटा का स्क्वायर यानी 1/√5 का स्क्वायर यानी 1/5, 1/√5 का स्क्वायर। अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा में क्या आएगा, कॉस थीटा की वैल्यू मेरी कितनी है, 2/√5 आई, मतलब उसका स्क्वायर करो, 4/5 मतलब कितना हो गया, 4 + 1,
एलसीएम 5 लिया तो आ गया 1। मतलब कैसा भी करे तो आना ही आना चाहिए, ठीक है। यस, तो इट्स वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था एक प्रकार का ये। कंपोनेंट दिए थे, वेक्टर ए का कंपोनेंट दिया था, वेक्टर ए प्लस बी का कंपोनेंट दिया था, वेक्टर ए का भी दिया था, वेक्टर ए प्लस बी का भी दिया था, और बी के आंसर्स निकालने को बोले थे, तो निकल गए सारे आंसर्स। अगर इस क्वेश्चन में आपको ये बोला होता तो फाइंड द एंगल ऑफ वेक्टर बी विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, मतलब आपने ये वेक्टर बी को 6i+3 जो ऐसा बनाया रहता, फिर ये वेक्टर बी बन गया, फिर बनने के बाद वाई एक्सिस के साथ उसका एंगल निकालो बोला रहता वाई, तो इसको थीटा डैश बोलता हूं मैं, निकल गया रहता। वाई एक्सिस से निकालना है तो वाई एक्सिस से निकालते, कैसा निकालते बोलो। अगर ये थीटा है तो ये 90 - थीटा होगा, अगर ये थीटा है तो ये 90 - थीटा। अच्छा, और एक बात, ये एक्स वाई एक्सिस है, अगर मैं बोलता हूं कि इसका ये वाला एंगल भी निकालो, ऐसे बोल रहा हूं ना मैं वाई एक्सिस वाला, तो ये एंगल है नहीं, यही तो एंगल है अल्टरनेटिव, तो इसको थीटा डैश बोल रहा हूं ना मैं अभी नया वाला, तो इसको भी मैं क्या बोलूं, तो थीटा डैश भी निकाल सकता हूं मैं। देखो tan थीटा डैश इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन, या sin थीटा डैश इज इक्वल टू अपोजिट, या cos थीटा डैश इज इक्वल टू, कैसा भी करो यार। तो x एक्सिस के साथ बोला तो ये एंगल निकालेंगे, और y एक्सिस के साथ बोला तो ये वाला, और ये वाला है नहीं ये वाला, तो इन ट्रायंगल के अंदर से दिस अपॉन दिस करके जैसा भी तुम्हें निकालना है, जो भी निकालना है निकाल सकते हो। कौन बताएगा। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर बी, व्हाट इज द एंगल ऑफ वेक्टर बी फ्रॉम z एक्सिस। 90 डिग्री, वेरी गुड। ये कौन सी एक्सिस है, x, ये कौन सी है, y। अच्छा, y ऐसी लिया का मैंने, ऐसी ले लो, तो ये तुम्हारा वेक्टर बी है, देख वो वाला ये, तो इसका इसके साथ एंगल इतना है, यहां से इतना है, बट ये कौन सी एक्सिस है, यस ये है तुम्हारी z एक्सिस, और ये z एक्सिस अगर है तो बताओ ये वेक्टर बी का इस z एक्सिस से कितना एंगल है, यस ये है 90 डिग्री। ये दोनों छोड़ देता हूं, तो देखो ये कितना है, ये कितना है, कैसा भी रखो ना इसको, ये 90 डिग्री रहेगा ना, तो z एक्सिस 90 डिग्री है। तो मैं 2-4 प्रॉब्लम रटाऊंगा, उसके सॉल्यूशन रटाऊंगा, बड़े आपको मजा लगेगी, हाँ सर ने हमारी इतने प्रॉब्लम किए, उसका आंसर भी आ गया, बुक में से देख के आऊँगा, पढ़ के आऊँगा, मैं भी याद करके आऊँगा, उतना ही तुम्हें पढ़ाऊँगा, तो डेवलपमेंट कभी नहीं होगी, ठीक है। आपके दोस्त लोगों को आशीष थोड़ा सा, हाँ यह क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत सालों से बार बार रिपीट हो रहा है एग्जामिनेशंस में, सीईटी में, नीट में, पहले तो सिंपल जेडब्ल्यू में भी आया, लेकिन अभी ये क्वेश्चन इतना पंचट समझा जाता है कि जेडब्ल्यू वालों को डालते नहीं है, बट नीट में, सीईटी में अभी भी ये क्वेश्चन आ रहा है, इवन बोर्ड्स की एमसीक्यूज रहते, बोर्ड्स की परीक्षा के, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, बढ़िया क्वेश्चन है, लिखो। द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ two vectors, sum of magnitudes of two vectors is 18 न्यूटन। सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर के सामने ना ब्रैकेट में फोर्सेस लिख दो, फोर्सेस, क्योंकि न्यूटन में इसका मतलब क्या होगा, फोर्स। दो वेक्टर की सम या दो फोर्सेस की सम आ रही है 18 न्यूटन, सम ऑफ टू फोर्सेस कितनी आ रही, 18 न्यूटन आ रही। चल आगे चलते हैं, उसके बाद ये एंड देयर रिजल्टेंट हैज मैग्नीट्यूड, and their resultant has magnitude of 12 Newton. Resultant has magnitude of 12 Newton. 12 न्यूटन उसका मैग्नीट्यूड है वो रिजल्टेंट का, which is अगेन कंटिन्यू करो, which is perpendicular to the smaller force, which is perpendicular to the smaller force। बाप रे क्या क्या बोल रहे हैं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा, perpendicular to smaller force, ये वो सब ठीक है। ओके, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस।
find the magnitude of two forces, magnitudes of two forces, find the magnitudes of two forces. एक्चुअली देखा जाए तो आप ये प्रॉब्लम को थोड़ा दिमाग लगाए तो खुद ही सॉल्व कर सकते हो, बट एटलीस्ट गिवन डेटा लिखने में मैं थोड़ी सी मदद करूंगा. ओके चलो, टाइम भी हो गया वैसे भी क्लास का, इसलिए फटाफट थोड़ा सा निपटाऊंगा इस क्वेश्चन. सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स और टू फोर्सेस इज 18 न्यूटन. कौन बताएगा आप में से मुझे ये क्या है? अगर मैं सॉल्यूशन लिखना शुरू करूं, सॉल्यूशन लिखना अगर शुरू करूं तो ये 18 को मैं क्या लिखूं? अगर मान लो दो फोर्सेस जो बोल रहे हैं उनके नाम ले लो, पी और क्यू. कितने फोर्सेस की समय है? दो है ना, टू फोर्सेस. तो ये टू फोर्सेस का नाम मैं रख लेता हूं, एक का पी रख लेता हूं, एक का क्यू रख लेता हूं. चलो भैया अब बताओ ये कौन है 18? बोलो. P प्लस क्यू है कि वेक्टर P प्लस वेक्टर क्यू है? कौन? यस वेरी गुड, क्योंकि क्या बोला था? मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस. यानी एक फोर्स अगर P है, दूसरा फोर्स अगर Q है, तो दोनों की मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर P है वेक्टर Q नहीं, ओनली P एंड Q की सिंपल एडिशन, मैग्नीट्यूड. समझ रहे हैं ना? सो P प्लस Q की वैल्यू कितनी है? 18 है. 18 मतलब इसको ना इक्वेशन नंबर 1 कर दो. अब आगे बताओ ये क्या है? ये क्या है? ये तो हो गया, ये क्या है? बोलो बोलो क्या है? वेक्टर Q प्लस वेक्टर P प्लस वेक्टर Q का आंसर नहीं, रिजल्टेंट. उसको R बोल सकता हूं. पैरेललोग्राम पढ़ा है मैंने, P Q दोनों का पैरेललोग्राम, फिर बीच में से डायगोनल. उस डायगोनल को अपन ने क्या बोला था? R. तो उस R की वैल्यू कितनी है? 12 है. यानी इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो की सम, दोनों के मैग्नीट्यूड की सम यानी P प्लस Q कितना है? 18. लेकिन उनका रिजल्टेंट यानी जो R बोलते हैं जिसको अपन, उसकी वैल्यू क्या है? 12 है. वो भी लिखा मैंने. ठीक है, देखो देखो देखो, मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे कि एक मान लो वेक्टर 3 है और ये दूसरा वेक्टर कितना है? 4 है. ओके देखो देखो, दोनों वेक्टर, ये वेक्टर 3 है और ये वेक्टर 4 है. एक वेक्टर 3 और एक वेक्टर 4 है. इनकी दोनों की सम कितनी हो जाएंगी? लेकिन इनका रिजल्टेंट 7 होता है क्या? कितना होता है? कौन होता है? 5. क्योंकि इनका क्या डालते? पैरेललोग्राम. इसकी लाइन यहाँ पे, इसकी लाइन यहाँ पे, और बीच में से निकालते हैं. और इसको क्या बोलते? रिजल्टेंट. याद है? और ये रिजल्टेंट आपको मालूम है पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से निकालेंगे. 90 डिग्री होने के कारण 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी ये कितना आएगा? यानी दोनों की सम अलग चीज है और दोनों का रिजल्टेंट अलग चीज है. दोनों की सम बोले तो क्या 3 प्लस 4 5, सॉरी 3 प्लस 4 7. लेकिन दोनों का रिजल्टेंट है उसमें से निकलने वाला कौन से लॉ से? पैरेललोग्राम से, लॉ से निकलने वाला आंसर. यानी दोनों का रिजल्टेंट कितना है? 12 है. अब निकालना क्या है बोलो? तो फिर फाइंड, और हाँ और कुछ तो भी बोला है ना, और कुछ तो भी बोला है. एंड जो रिजल्टेंट है 12 वो कैसा है? विच इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर फोर्स. विच इज परपेंडिकुलर टू, मतलब एक मान लो ये वेक्टर P है, एक फोर्स P है, दूसरा कितना है? Q है. इनका दोनों का रिजल्टेंट देखो ये ऐसा है, बराबर. बट रिजल्टेंट कैसा है? परपेंडिकुलर. किसके साथ? मान लो ये छोटा फोर्स है P और ये बड़ा फोर्स है Q. छोटा फोर्स कितना? P. बड़ा फोर्स कितना? Q. तो उनका जो रिजल्टेंट है वो छोटे वाले फोर्स के साथ कैसा है? बोलिए है क्या परपेंडिकुलर? है क्या 90 डिग्री? देखो देखो देखो, लग रहा क्या? नहीं लग रहा. फिर कैसा करेंगे? ये तो बोल रहे है करके. देखो सुनो, मैंने कुछ और भी पढ़ाया था. अगर ये फोर्स P है, ये फोर्स Q है, तो दोनों का रिजल्टेंट देखो पैरेललोग्राम से यहाँ पे निकलेगा. अगर मान लो ये फोर्स P है और ये फोर्स अगर Q है, तो दोनों का रिजल्टेंट ऐसा निकलेगा. देखो ये एंगल छोटा है, एंगल और बड़ा है. एक फोर्स P ऐसा है और दूसरा फोर्स अगर Q ऐसा है, तो दोनों का पैरेललोग्राम ऐसा निकलेगा. तो फिर देखो ये इधर जाएगा. एक फोर्स अगर ऐसा है और दूसरा फोर्स अगर मान लो ऐसा है, तो इन दोनों का पैरेललोग्राम जो है, दोनों का पैरेललोग्राम, एक फोर्स ऐसा है छोटा वाला और एक फोर्स बड़ा वाला ऐसा है, एक छोटा वाला ऐसा है, बड़ा वाला ऐसा है. समझ रहे क्या क्या बोल रहा हूँ? छोटा फोर्स ऐसा है, बड़ा फोर्स ऐसा है, ये P है, ये Q है. इनका दोनों का पैरेललोग्राम बताओ कैसे निकलेगा? ये ऐसा पैरेलल लाइन आएगा और ये ऐसी आएगी. समझ रहे ना? ये पैरेलल यहाँ पे, ये पैरेलल यहाँ पे, और यहाँ से निकलेगा क्या? रिजल्टेंट. और देखो क्या हो गया, मतलब ये परपेंडिकुलर रहने के लिए जरूरी है कि दोनों फोर्सेस पहले तो ऐसे नहीं चलेंगे. अगर दो फोर्सेस ऐसे रखोगे तो ये रिजल्टेंट यहाँ से निकलेगा, तो फिर वो 90 डिग्री पे नहीं आ पाएगा. तो ये दोनों के बीच में 90 रहेगा तो भी रिजल्टेंट यहाँ से निकलेगा. ये दोनों, ये रिजल्टेंट 90 डिग्री पे निकालने के लिए ये ऐसा चाहिए कुछ तो भी. ये दोनों फोर्सेस ऐसे चाहिए, ऑब्ट्यूस एंगल पे चाहिए एक दूसरे से, तब इनके दोनों के बीच में का रिजल्टेंट ऐसा निकल सकता. तब इन दोनों के बीच में का रिजल्टेंट कुछ ऐसा वगैरह आ सकता. और वो कैसा रह सकता?
इसके साथ परपेंडिकुलर रह सकता, ऐसा हुआ होगा, ये अपने को अंदाजा लग जाना चाहिए कि एक फोर्स के साथ अगर रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है बोल रहे हैं, रिजल्टेंट अगर परपेंडिकुलर है इसके साथ, इसका मतलब दूसरा फोर्स ऐसा इधर कहीं तो भी होगा करके, यानी इनके बीच में के जो एंगल रहेगा थीटा बोलते हैं उसको, याद है, वो 90 डिग्री से भी ज्यादा होगा, तब जाके ये 90 रहना पॉसिबल है। जो भी आपको ये प्रॉब्लम का टाइप ध्यान में आ गया होगा। अब यहां पे बोल रहे हैं कि जो 90 डिग्री है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस अगर याद करोगे, आप याद रिकॉलेक्ट करोगे तो बोलो तुम्हारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस का जो पूरे 2 इक्वेशन थे कौन से याद है क्या? एक रिजल्टेंट का फार्मूला था, बताओ क्या था, बोलो जल्दी। अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा, और एक टैन अल्फा का था Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। जिनको याद नहीं आ रहे ये वाला लेक्चरर जाके फिर से देखे, या वो नोट्स में नोट्स निकाली होंगी तो वो जाके फिर से देखे। R इज इक्वल टू अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा, एंड टैन अल्फा इज इक्वल टू था Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। याद आया? अब बताओ ये 90 डिग्री क्या है, बोलो 90 डिग्री कौन है? मतलब क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर ये तुम्हारा एक फोर्स P था, दूसरा फोर्स Q था, इनके बीच में के एंगल को हमने क्या बोला था? 2 फोर्सेस के बीच में के एंगल को क्या बोलते थे हम? थीटा। और इसको पैरेलल यहां पे निकाली, इसको पैरेलल यहां पे निकाली, जो रिजल्टेंट निकला था उसके जो रिजल्टेंट का जो एंगल था उसको अपन ने क्या बोला था? अल्फा बोला था। याद आया थोड़ा थोड़ा? तो बताओ अब 90 डिग्री कौन है? 90 degree is the angle between 2 forces, or 90 degree is the angle of resultant with one of the force। 90 डिग्री 2 फोर्सेस के बीच में का एंगल है कि इस बार दिया हुआ 90 डिग्री जो है इस क्वेश्चन में जो दिया वो रिजल्टेंट का एंगल है। तो देखो बराबर पढ़ो लाइन, क्वेश्चन अच्छे से, इंग्लिश अच्छे से पढ़ो उसमें कि 2 फोर्सेस की सम 18 न्यूटन है, उसके बाद बोला है कि उनका रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द फोर्स है, मतलब वो रिजल्टेंट का एंगल है परपेंडिकुलर, यानी कितना डिग्री? 90 डिग्री। किसका एंगल है? रिजल्टेंट का एंगल है, किसके साथ? वन ऑफ द फोर्स के साथ। मतलब मान लो ये P के साथ, मतलब मान लो ये P के साथ ये रिजल्टेंट जो है उसका एंगल है 90 डिग्री, और रिजल्टेंट के एंगल को क्या बोलते हैं? अल्फा बोलते हैं। मतलब ये तुम्हारा क्या है क्वेश्चन में का? अल्फा है, थीटा नहीं है। थीटा किसको बोलते बोलो यार? एंगल बिटवीन 2 फोर्सेस को थीटा बोलते हैं, एंगल बिटवीन 2 फोर्सेस को थीटा बोलते हैं। लेकिन जो रिजल्टेंट रहता है उनका, उसका जो एंगल रहता है उसको क्या बोलते हैं? अल्फा। और ये वाला क्वेश्चन में क्या बोला? रिजल्टेंट इज मेकिंग परपेंडिकुलर, रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द फोर्स। मतलब ये रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है, मतलब ये किसका आंसर? अल्फा का है कि थीटा का है? अल्फा का आंसर है। ठीक है, ये मिल गया अल्फा का आंसर आपको 90 डिग्री। ये आंसर मिल गया अल्फा का 90 डिग्री। अब निकालना क्या है? तो दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड निकालनी, किसकी? P एंड Q की। ये बन गया तुम्हारा प्रॉब्लम। अब आपके लिए छोड़ रहा हूं ये प्रॉब्लम आगे का। क्या छोड़ रहा हूं आपके लिए? सुन लो पहले, बाद में लिखना। आपको P प्लस Q दोनों की सम 18 पता है, दोनों का रिजल्टेंट भी पता है। रिजल्टेंट का एक फोर्स के साथ एंगल कितना है, मतलब ये डायग्राम को शूट करता सब कुछ, ये भी पता है। तो आपको P और Q निकालने हैं। अब बोलेंगे सर P और Q के कोई फार्मूले तो नहीं रहते, P और Q कैसे निकालेंगे? बेटा हमेशा ध्यान में रखना, जो फाइंड आउट करना रहता है ना उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना। क्या बोल रहा? सुनो, फिजिक्स का मंत्र दे रहा हूं एक, जो फाइंड आउट करना रहता है उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना। सर जो फाइंड आउट करना है उस पर फोकस नहीं करना, तो बाजू वाले के कॉपी में फोकस करना है, उसने क्या लिखा, कुछ भी बताते रहते हैं, उस पर फोकस क्यों नहीं करना? सुन लो, जिसको फाइंड करना रहता है ना वो एक चीज रहती है, सिंगल चीज नहीं, एक चीज फाइंड करनी है, तो उस एक चीज की तरफ देख के ना कभी जल्दी फार्मूला स्ट्राइक नहीं होता। याद रखना एग्जाम में 2-4 चीजें मिलाकर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जल्दी ध्यान में आता, अच्छा ये फार्मूला लग रहा है यहाँ पे। जैसे कि आप इसको ऑब्जर्व करने के बजाय अगर आप इसके साथ अगर इनको ऑब्जर्व करोगे, ये रिजल्टेंट को ऑब्जर्व। अच्छा मुझे बताइए, जो पैरेललोग्राम लॉ आपने फोर्सेस पढ़ा, वो डेरिवेशन करने के बाद मैंने P का फार्मूला बना के दिया क्या आपको? Q का बना के दिया क्या? काय का बना के दिया? काय का बना के दिया? R और अल्फा का बना के दिया। यानी इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी है? 2, ये R और अल्फा। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत, इसको देखते रहोगे तो देखते रह जाओगे, पेपर छूट जाएगा।
हमारे लिए इंपॉर्टेंट वो होता है जिसका फार्मूला हमने डिराइव किया, वो उसको याद आने से फटाक से क्लिक हो जाता है सॉल्यूशन। ये बात बहुत छोटी सी है, लेकिन आपको आगे चल के समझ में आएगा कि मैंने ये क्यों बता रहा था, मैं क्यों चिल्ला चिल्ला के ये चीज़ बता रहा था। जो इसको देखते रहता है उसका प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं होता, जो इनको देखते रहता है, गिवन डेटा को देखता है, उनका प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो जैसे कि रिजल्टेंट मुझे दिया हुआ है, तो अल्फा मुझे दिया है, तो मैंने कौन से फार्मूला यूज करना चाहिए, रिजल्टेंट का और अल्फा का। मैं अल्फा का ये फार्मूला यूज करूंगा, इसमें मैं ये 90 डिग्री डालूंगा यहाँ पे, इसमें से मुझे कुछ ना कुछ एक इक्वेशन मिल जाएगा। ओके, मिल जाएगा ना इक्वेशन। और एक आर का फार्मूला मैं यूज करूंगा, और इसमें मैं आर की वैल्यू कितनी डालूंगा, 12। इसमें से भी मुझे कोई ना कोई इक्वेशन मिलेगा। शायद ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये पता है, ये नहीं मालूम, ये नहीं मालूम, ये भी नहीं मालूम, थीटा भी नहीं मालूम, 3 अननोन है। सॉल्व होगा क्या, नहीं होगा। 3 अननोन सॉल्व हो गए क्या एक इक्वेशन में से, नहीं। लेकिन ये अल्फा पता है, ओके, ये अल्फा पता है, तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों मिला के कुछ तो भी होने वाला है और प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। तो इतना छोटा सा मैथमेटिक्स से आगे का थोड़ा हो सकता है किसी को आ जाएगा, किसी को नहीं आएगा, इतना वर्क तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो फिर मैं कल कंटिन्यू करके दिखाऊंगा। हिंट के लिए एक बात बता रहा हूं, tan 90 डालोगे ना यहाँ पे आप, tan 90 की वैल्यू किसको याद है, नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट, बराबर है। तो tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट अगर आती है तो उसके ऊपर से पूरा प्रॉब्लम सॉल्व होता है, क्योंकि इनफाइनाइट आंसर कब आता है बताओ। ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का आंसर इनफाइनाइट कब आ सकता है। यस, वेरी गुड। डिनोमिनेटर जब मतलब तुम्हारा p प्लस क्यू कॉस थीटा इक्वल टू 0 होने वाला है, जिसके ऊपर से q कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस p हो जाएगा। p प्लस क्यू कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखा, 0। तो फिर q कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 माइनस p, यानी q कॉस थीटा की वैल्यू कितनी, माइनस p आई, वो डालना यहाँ पे। समझ रहे क्या क्या कर रहा हूँ, फिर तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर ये r की वैल्यू कितनी डालोगे, 12 का स्क्वायर 144 करोगे तो अंडर रूट से फ्री हो जाएगा। क्यू कॉस थीटा की जगह माइनस p डाल चुके रहेंगे। वो कहाँ से आया, समझ में आया। ये tan 90 होने वाला इनफाइनाइट, इनफाइनाइट आने के लिए डिनोमिनेटर 0, डिनोमिनेटर 0 करोगे तो p प्लस क्यू कॉस थीटा, p प्लस क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस p। ये माइनस p की वैल्यू तुम यहाँ पर डालोगे और ये डाल के ये 144 करो और सब सॉल्व हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। फिर भी आप ट्राई करना और मुझे p और q के दो आंसर क्या आते हैं वो बता। p और q के तुम्हारे आंसर सही निकले कि गलत निकले तुमको ही पता चलने वाला है। जो दो आंसर निकले उनकी सम देख लेना, 18 आ रही क्या। अगर 18 आए तो समझ लेना कि तुमने जो गड़बड़ की वो सब बराबर थी। ठीक है, कल करेंगे।